नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब इसके दो पहलू हैं। आप इस फैसले को जो घोषणा हुई है उस रूप में भी देख सकते हैं और इससे निकलने वाले संदेश को भी समझने की कोशिश कर सकते हैं। मेरा ज़्यादा जोर जो है वो दूसरी बात पर है, लेकिन पहले बता दूं कि सरकार ने फैसला क्या किया है। चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के, अभी चुने गए हैं, भारी बहुमत से चुने गए हैं और उनकी सरकार का फैसला है कि आंध्र प्रदेश राज्य के हर मंदिर को 10 लाख रुपए राज्य सरकार देगी। इसके अलावा पुजारियों को 15,000 रुपये महीने वेतन मिलेगा और मंदिरों में जो नाई काम करते हैं उनका न्यूनतम वेतन 25,000 रुपये महीना होगा। यहीं तक नहीं रुके, इसके अलावा जो वेद विद्या प्राप्त करने वाले युवा हैं, बेरोजगार हैं, उनको 3,000 रुपये महीने का भत्ता दिया जाएगा। तो एक, मंदिरों का जीर्णोद्धार हो सकेगा, वहाँ आने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। उसके अलावा एक और बड़ा फैसला है साथ में, और वो इससे पहले आ गया था फैसला, उसके बारे में आपको मालूम होगा कि उन्होंने घोषणा की कि उनके प्रदेश में यानी आंध्र प्रदेश में किसी भी मंदिर के प्रबंधन में जो भी कर्मचारी होंगे वो केवल हिंदू होंगे। ये फैसला क्यों लेना पड़ा? जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने ये सारी व्यवस्था बदल दी थी। यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश का और देश के सबसे बड़े मंदिरों में एक, सबसे धनी मंदिरों में एक और सबसे ज़्यादा आस्था वाले मंदिरों में एक तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है, उसमें कर्मचारियों की भर्ती में ईसाइयों को बड़ी संख्या में नौकरी दे दी गई थी। ईसाई, उसके अलावा मुसलमान भी। इसका बड़ा विरोध हुआ था, लेकिन जगन मोहन रेड्डी की सरकार कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। और अगर आपको याद हो उस समय की खबरें, तो जगन मोहन रेड्डी की सरकार बड़ी तेजी से पूरे आंध्र प्रदेश के ईसाईकरण के प्रोजेक्ट में जुड़ी हुई थी और इस धर्मांतरण के काम में मदद के लिए जो जिलाधिकारी हैं उनको मौखिक आदेश थे। तो जो दलित आदिवासी समाज के लोग हैं, कमज़ोर तबके के लोग हैं, गरीब हैं, उनके धर्मांतरण का काम बड़ी तेज़ी से चल रहा था। जगन मोहन रेड्डी की सरकार के समय ईसाई मिशनरियों का काम बहुत तेज़ी से चल रहा था। तो एक तो बात ये हुई कि ये घोषणाएं हुई हैं जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। जो मूल मुद्दा मंदिरों को लेकर देश में है कि सरकारी नियंत्रण से मंदिरों को मुक्त किया जाए। हिंदू मंदिरों को यदि सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया जाए तो किसी सरकार को कोई वेतन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सभी मंदिर आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हो जाएंगे। ये सरकारों के भरोसे जो रहते हैं उससे मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा जो सरकारी नियंत्रण में मंदिर हैं उनमें जो चढ़ावा आता है, श्रद्धालु जो अपनी श्रद्धा से चढ़ाते हैं, बड़े मंदिरों में बहुत पैसा आता है, वो सरकार ले जाती है। और सरकार जो है दूसरे कामों, वो केवल मंदिरों के विकास पर या सनातन धर्म के विकास पर, उसके कार्यक्रमों के लिए, तीज त्यौहार के लिए खर्च नहीं होता। उस पैसे से मस्जिदों और गिरजाघरों के विकास का काम भी होता है, उनको भी दिया जाता है। ये सब बंद होना चाहिए। जब हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं तो या तो सभी मजहबों के, धर्मों के जो धर्मस्थल हैं वो सरकारी नियंत्रण में हो या सब नियंत्रण मुक्त हो। केवल हिंदू धर्म के मंदिर जो है वो सरकारी नियंत्रण में हो, ऐसा क्यों होना चाहिए? और आज़ादी के 77 साल बाद भी ऐसा क्यों होना चाहिए? लेकिन अब मैं आता हूँ दूसरे मुद्दे पर। दूसरा मुद्दा राजनीतिक है। इस फैसले के जरिए चंद्रबाबू नायडू ने जो राजनीतिक संदेश दिया है उसको समझने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी के जितने विरोधी दल हैं उन सब की सबसे बड़ी उम्मीद टिकी हुई है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। उनकी उम्मीद ये है कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार सनातन धर्म के या हिंदुत्व के एजेंडे पर चलने की कोशिश करेगी, ये दोनों नेता विरोध में खड़े हो जाएंगे। मोदी विरोधियों की सारी उम्मीद की किरण यही दो नेता हैं। उनको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके तीसरे कार्यकाल में
राजनीतिक अस्थिरता से उनका सामना अगर कराना है तो इन दोनों नेताओं को अपने साथ मिलाना पड़ेगा या इन दोनों नेताओं को सरकार और मोदी के खिलाफ खड़ा करना पड़ेगा। तो चंद्रबाबू नायडू का ये फैसला जो है उनकी सरकार का, इसको मैं केवल मंदिरों के पुनरुद्धार से जोड़कर नहीं देखता। मंदिरों की बेहतर व्यवस्था हो, वहाँ काम करने वालों की अवस्था बेहतर हो, वहाँ काम करने वालों की अवस्था बेहतर हो, मामला इतने तक सीमित नहीं है। उन्होंने इस फैसले के जरिए एक बड़ा संदेश दिया है, राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक संदेश दिया है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के हिंदुत्व के एजेंडे के साथ खड़े हैं और इसके लिए मोदी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं। तो विपक्ष का जो एजेंडा है उसको चंद्रबाबू नायडू ने पंक्चर कर दिया है, विपक्ष की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। तो ये जिन लोगों को लग रहा था कि 303 से 240 सीटें आ गई हैं, इसलिए मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में अपने एजेंडे से पीछे हट जाएगी, कमज़ोर पड़ जाएगी या अपने एजेंडे को जो मुख्य कोर एजेंडा है उसको बैक बर्नर पे रख देगी, उन लोगों को भारी निराशा होगी। अभी तक 4 जून के बाद से और ख़ास तौर से सरकार के शपथ ग्रहण के बाद से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने जिस तरह से सरकार का साथ दिया है, जिस मजबूती के साथ खड़े हैं, उससे ऐसा लगता ही नहीं ये जो 292 सीटें 292 सीट्स एनडीए की हैं उसमें अलग अलग दल शामिल हैं। गठबंधन जरूर है, लेकिन अब तक का व्यवहार जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे एक पार्टी की सरकार हो, अकेले बहुमत की एक पार्टी की सरकार हो। 4 जून 2024 के बाद और उससे पहले सरकार के कामकाज के तरीके में सिर्फ एक ही बदलाव आया है, कंसल्टेशन बढ़ गया, सलाह मशविरा जो पहले कम था वो ज़्यादा हो गया। उसके अलावा सरकार के काम की गति हो, सरकार के फैसले लेने की गति हो, सरकार का एजेंडा हो, उन सब में कोई परिवर्तन नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री के आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं आई। लेकिन आप देखिए, सब कुछ देश में ऐसा ही नहीं हो रहा है। विविधताओं से भरा देश है तो अलग अलग विचार होने चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जिस तरह के विचार जम्मू कश्मीर से सुनने को मिल रहे हैं और एक मौलाना का जो बयान सुनने को मिला है, उन दोनों का जिक्र करना ज़रूरी है। पहला बयान आया है पीडीपी की नेता और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का। उन्होंने क्या मांग की है, ज़रा सा आप अंदाज़ा लगाइए। उन्होंने जमाते इस्लामी नाम के आतंकवादी संगठन पर से प्रतिबंध हटाने की मांग की है। अब आप कल्पना कीजिए कि देश में कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी हो सकती है, कोई ऐसा राजनीतिक नेता हो सकता है जो संवैधानिक पद पर रह चुका हो, वो ये मांग करे कि एक आतंकवादी संगठन जिसके खिलाफ इस सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है, जमाते इस्लामी की आर्थिक रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, उनके सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं, उनकी सारी संपत्तियां जब्त कर ली गई हैं। ये वही संगठन है जो जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकवाद को पाल पोस रहे थे, बढ़ावा दे रहे थे, उनकी लाइफलाइन थे। ऐसे संगठन से प्रतिबंध हटाने की मांग करने का मकसद क्या हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा देना। घाटी में जो आतंकवाद की घटनाएं लगभग ख़त्म होने की कगार पर है, पत्थरबाजी 99% ख़त्म हो चुकी है, आतंकवादी संगठनों और अलगाववादी संगठनों का पूरा नेटवर्क टूट चुका है। महबूबा मुफ्ती उसको पुनर्जीवित करना चाहती है। क्यों? क्योंकि यही संगठन उनकी पॉलिटिकल लाइफलाइन है। इन संगठनों के सहयोग और समर्थन के बिना इनकी राजनीति चल ही नहीं सकती। इसलिए महबूबा मुफ्ती जैसे नेता पानी से बाहर निकाली गई मछली की तरह छटपटा रहे हैं। ये बात उनकी कल्पना से बाहर है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो और अलगाववादी और आतंकवादी संगठनों की कोई भूमिका ना हो। तो 90 के दशक के बाद जम्मू कश्मीर में ये पहला विधानसभा चुनाव होगा जब आतंकवाद और अलगाववाद की छाया नहीं होगी चुनाव पर। आज घाटी में ऐसा कोई तत्व नहीं बचा है जिसमें इतनी ताकत हो, हिम्मत हो या इतना साहस हो कि वो चुनाव के बायकॉट की अपील भी कर सके। चुनाव बायकॉट की तो बात ही दूर है।
और लोगों को परिवर्तन दिखाई दे रहा है। तो आप समझिए, मैं फिर कह रहा हूं, बार बार कहता हूं, मित्रबोध और शत्रुबोध ये होना किसी समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। अगर मित्रबोध और शत्रुबोध आप में नहीं है तो आप बार बार धोखा खाएंगे, बार बार परेशान होंगे, बार बार पराजित होंगे, बार बार अपमानित होंगे। तो अगर इन सब से बचना है तो अपने अंदर मित्रबोध और शत्रुबोध को जगाइए। समझिए कि आपका भला कौन चाहता है, यानी समाज का भला, देश का भला कौन चाहता है और देश का बुरा कौन चाहता है, समाज का बुरा कौन चाहता है। उनमें भेद कीजिए और उसके आधार पर निर्णय लीजिए। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।